एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बिम। आज के टॉपिक में हम जेनेटिक्स को कवर करेंगे और फ्रॉम जीन टू डीएनए, फ्रॉम मेंडल टू मॉडर्न जेनेटिक्स, लेट्स डिकोड द साइंस ऑफ हेरिडिटरी इन अ सिंपल एग्जाम oriented way. In this lecture we will cover basic concept, important sentence, Mendelian law and exam favorite question in a simple and conceptual way so that you can remember, apply and score better. Okay. सो जेनेटिक्स, अगर हम जेनेटिक्स देखें तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैसे एक क्वालिटी जो होगा, एक सिंपल वे में हम समझे तो एक जो क्वालिटीज आता है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग इन द सेंस उनके बच्चों में कैसे वो क्वालिटीज आता है, आइदर वेरिएशन, हेरिडिटरी, एवोल्यूशन। तो ये कैसे होता है, तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम उसके हेरिडिटरी, वेरिएशन और जैसे भी डीएनए और जीन कैसे ट्रांसफर करते हैं फॉर वन जनरेशन टू अनदर। ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और फेवरेट टॉपिक है। इसको अच्छे से हम कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आप अगर मेरा पिछला लेक्चर देखोगे, आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। और नहीं किया होगा तो मैं अपने नोट्स में कवर कर दूंगी। अभी नेक्स्ट पार्ट मेरा जेनेटिक्स ही रहेगा। हैंड राइटिंग नोट्स जो मैं भी सेशन ले रही हूँ उसमें मैंने सेल डिवीजन, टिश्यू, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सब कवर कर दिया। अब मेरा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन ही मुझे कवर करना है, उसमें आप देख लेना। वैसे मैंने लिविंग क्लासिफिकेशन में ये सारा जितना भी जेनेटिक्स के फादर और नेचुरल सिलेक्शन, किसने कौन से बुक लिखे, म्यूटेशन थ्योरी के कौन थे, सारा मैंने वहाँ पे कवर कर दिया। आप मेरा वो वाला वीडियो एक बार वॉच कर लेना, ठीक है। चलो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, तो ये थे मेंडल थे। अब देखो ये समझो आप कि मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पी प्लांट पे स्टडी किया था। एक प्लांट था पी पे, पी मटर का, जिसको बोलते हैं मटर का पौधा था, उसमें इन्होंने वर्क किया। और इन्होंने ये मतलब कि वो जो जेनेटिक्स था, कैसे एक जो ट्रेड होता है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे पास आउट करता है, ये देखा। इन्होंने बहुत सारे लॉज भी दिए, 3 लॉ दिए थे इन्होंने, लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस, सिग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस टाइप के कुछ लॉ भी दिए थे उन्होंने। हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। और भी साइंटिस्ट के नेम हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। तो ये है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। आंसर तो हमने देख लिया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। अभी ये देखो चार्ल्स डार्विन, अगर चार्ल्स डार्विन की हम बात करें तो देखो चार्ल्स डार्विन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डार्विन का, ठीक है। तो देखो डार्विन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, देखो एक सेकेंड यहाँ पे आप कर देते हैं। देखो डार्विन को बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन। प्लस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने ही दिया था, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने ही दिया था। और एक और चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, वेट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसका स्टेटमेंट है, इन्हीं का है, ठीक है। तो ये याद, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब किसका स्टेटमेंट है, तो ये डार्विन, डार्विन का था। और एक और याद रखना, इन्होंने एक फेमस बुक लिखा था, इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने एक फेमस बुक लिखा था जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ, चल क्यों नहीं रहा है अच्छे से, ऑरिजिन ऑफ, ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज, स्पेशीज, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पेशीज इन्होंने एक बुक लिखा था 1859 में। तो ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट निकल गए कि चार्ल्स डार्विन का क्या क्या मतलब अचीवमेंट था, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक की अगर हम बात करें, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिकल मॉडल। इन्होंने जो डीएनए का जो डबल हेलिक मॉडल है, ऐसा वाला जो डीएनए होता है ना, डीएनए, तो ये जो डबल हेलिकल मॉडल है ना, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो जो डबल हेलिक मॉडल है
हेलिक्स मॉडल है वो डीएनए का, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अल्फ्रेड वेलेस का बात करें, वेल्सी का बात करें तो इन्होंने आई थिंक इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। देखो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया तो था आपका क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया तो था चार्ल्स डार्विन ने, पर को डिस्कवर किया था इन्होंने, ठीक है। तो याद रखना नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने ही दिया था, लेकिन को डिस्कवर जो थे वो वेल्सी ने किया था, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट। देखो मैंने अभी बताया था कि पी प्लांट पे इन्होंने किया था, ठीक है। यहाँ पे पी का ना बॉटनिकल नेम आप याद रखना, वैसे मैंने अपने लेक्चर में आपको पूरा बॉटनिकल इंपॉर्टेंट जितना भी वो कवर कर दिया। आप यहाँ पे याद रखो कि इसका नाम है पासियम सटाइवम, ठीक है। मैंने आपको ये बायोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार ये भी बताया कि ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर से डिनोट होता है, और दोनों अलग अलग अंडरलाइन रहेगा। ये है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब इसी टाइप से वो लिखा जाता है, ये रूल है, ओके। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आ गए। विच मेंडेलियन लॉ Which Mendelian law states that alleles separate independently during gamete formation? तो देखो यहाँ पे हम तीनों लॉ कंप्लीट कर लेते हैं कि कौन से तीनों लॉ हैं। तो देखो ये है मेंडल्स के लॉ, ठीक है। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि डोमिनेंट अलील मार्क्स रेसेसिव अलील। देखो डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है, आप ये कॉन्सेप्ट समझो। डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को दिखा पा रहा है, लाइक एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाला रेसेसिव वाले को का जो क्वालिटी है वो छुपा देगा। तो ये सिर्फ हमें जो प्लांट है उसमें सिर्फ टॉलनेस दिखेगा। रेसेसिव जो आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में शायद उसका क्वालिटीज दिखेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डोमिनेंट, और वो क्या करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब वो अपने के कैरेक्टर को शो ऑफ कर देता है। मतलब डोमिनेंट अली मार्क्स द रेसेसिव अली, मतलब वो मतलब सिर्फ एक ही कैरेक्टर वो एक्सप्रेस होगा। सेकंड है आपका लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन इन द सेंस वेट, सिग्रीगेशन का मतलब आपका होगा कि अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। फिर वो सेपरेट करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ओके। अलील सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे एक चीज याद रख लो कि किस फेज में होता है, ये एनाफेज स्टेज में होता है, ओके। एनाफेज स्टेज में होता है, एनाफेज 2 स्टेज में शायद होता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आपका आ गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अलील्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो अपने 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 गैमेट फॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, जैसे कि मोनो मतलब मोनोक्रॉस हो गया, डाई क्रॉस हो गया, फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली, तो वो सब अलग अलग होता है, वो हम आगे देखेंगे। आप बस इतना याद रखो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन होता है, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। अब चलो हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि मेंडेलियन लॉ में किस अलील में मतलब कि कौन सा लॉ है जिसमें अलील सेपरेट होगा इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो मैंने इसको बताया आपको। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आप अगर आप ये पॉइंट देख रहे हो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ही है। आप ध्यान से समझो, अलील गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में सेपरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हुआ, इनहेरिटेड इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये चीज समझना कि वो अलील का इनहेरिटेंस हो रहा है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैमेट फॉर्मेशन किस में हो रहा है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में। और सेपरेट अलील किसका हो रहा है, अलील सेपरेशन किस में हो रहा है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में, ओके। तो ये चीज समझने वाला पॉइंट है कि अलील का सेपरेशन सिर्फ लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में होगा। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ठीक है। पॉइंट्स को समझना, क्वेश्चन को समझना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन विच फेज। मैंने आपको बताया था, ठीक है। सॉरी, मैंने इसमें एनाफेज 2 बोला था, एनाफेज 1 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया कि ये जो सेपरेशन होता है ये एनाफेज 1 में होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एनाफेज 1, ठीक है।
तो ये किस फेज में होगा, एनाफेज 1। मैंने पूरा जितना भी सेल डिवीजन का पूरा फेज, सेल डिवीजन को मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अपने सेल और सेल ये अपने पिछले लेक्चर में, आप उसको विजिट करो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो क्या बोल, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है वन, हाइब्रिड मतलब क्रॉसिंग। अब उसमें जीनोटिपिक रेशियो बोल रहा है, देखो यहाँ पे समझो, ये हमने, ये कैरेक्टर है टी टी और ये है टी। अब जब ये अलग अलग होगा गैमेट में, तो ये एक टी आया, एक टी यहाँ पे आया। अब देखो, अब ये क्या होगा, ये इससे जब क्रॉस होगा तो टी टी बन गया, ठीक है। ये इससे क्रॉस होगा तो एक टी और टी बन गया, और ये फिर इससे क्रॉस होगा तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर दोनों स्मॉल टी एक बार क्रॉस होगा तो दोनों स्मॉल टी बन गया। इससे हम क्या समझ रहे हैं, हमने बताया था आपको कि जब भी कैपिटल टी होगा स्मॉल टी के साथ, तो सिर्फ टी ही फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो का मतलब होता है। फिनो का मतलब होता है जो एक्सटर्नली दिख रहा है, मतलब कि जो फिजिकली दिख रहा है, एक्सटर्नल में जो दिख रहा है, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो में हो बोलते हैं जो इंटरनली भी है। अब देखो, अगर कहने का सेंस अगर हम समझे, तो ये टी और ये टी का ही मतलब एग्जैक्टली होता है कि ये टॉल है और ये डॉर्फ है, स्मॉल है, ओके। बाकी ये दोनों तो, बाकी ये जो दोनों है, दोनों क्लियर नहीं कर रहे हैं, पर एक्सटर्नली सिर्फ टी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम फिनोटिपिकली मतलब एक्सटर्नली देखें, तो 3 टॉल रहेगा, 1 डॉफ रहेगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। और अगर हम जीनोटिपिकली देखें, तो एक प्रॉपर टॉल है और एक प्रॉपर डॉफ है। ये हो गया, और ये दो जो है वो कॉम्बाइन है, मतलब दो जो है वो, मतलब कि उसमें दोनों टाइप के गैमेट्स हैं। तो ये हो गया, तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो गया। अब ये चीज आप बस याद रख लो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, किस में, मोनोहेप्लॉइड में। अब आप यहाँ पे समझो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ तो उसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो गया, और अगर यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो बोलते तो 3:1 हो जाता, ठीक है। तो ये चीज मतलब बहुत कॉन्सेप्ट से इसको आप समझो, मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगा, अगर फिनोटिपिक रेशियो बोलता है तो 1 हो जाता, क्यों हुआ ये भी मैंने आपको कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे अगर आप इतना आप नहीं कर सकते तो बस याद रखना कि फिनोटिपिक रेशियो जो होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:2:4:1, 2:, ये बेसिकली इतना नहीं पूछा जाता है, फिनोटिपिक रेशियो ही पूछता है, पर आप एक बार देख लेना 1:2:2, 4:1:2, 1:1, ठीक है, ऐसे याद रखना। ऐसे फिनोटिपिक रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया 9:3:1 आंसर, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड में जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो 9:3:3:1 होगा, मोनोहाइब्रिड में 9:3:1 होगा, ठीक है, मैंने बताया था। और इसका जीनोटिपिक रेशियो तो ये तो 1:2:1 है ही, ठीक है। अब देखो, हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस। देखो हेट्रो और होमो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हेट्रो का मतलब हो गया कि दोनों मिला हुआ है, टॉल भी मिला हुआ है, स्मॉल भी मिला हुआ है। होमो का मतलब और रेसेसिव का मतलब स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहीं पे समझो। डोमिनेंट का बात अगर होगा, डोमिनेंट का बात अगर होगा तो मतलब ये टी होगा, डोमिनेंट का मतलब टी होगा, इस बड़ा, और रेसेसिव का मतलब होता है छोटा, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का रेशियो भी आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिनोटिपिक मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जीनोटिपिक मतलब इंटरनली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हेट्रोजाइगस है एक होमोजाइगस है, वो दोनों में क्रॉस हुआ, तो आप बताइए कि फिनोटिपिकली वो क्या होगा। ओके, तो देखो ये एक हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस एक हमारे पास है, ये हेट्रोजाइगस है, ये है एक है टी और टी, और एक है डॉफ टी टी। क्वेश्चन क्या पूछा बोला था, एक सेकेंड, हेट्रोजाइगस टी टी एंड स्मॉल टी टी, तो वही चीज है,
वही चीज है। अब देखो इसको जब हम क्रॉस किए तो एक आया टॉल टी। टॉल क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली आप समझो, जब भी स्मॉल के साथ कैपिटल टी होगा तो वो अगर सिर्फ वो अपने आप को रिप्रेजेंट टॉल ही करेगा। कोई भी सोचो, एक कम, एक छोटा एक बड़ा है तो बड़ा ही ना दिखेगा, तो आप वैसे ही समझो। और यहाँ पे क्या है देखो, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल रहा है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये दोनों स्मॉल टी हो जाएगा, दोनों स्मॉल टी होगा तो ये डॉफ हो जाएगा। तो इसका अगर हम बोल रहे हैं कि फिनोटिपिकली रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो एक पूरा, एक टॉल है और एक डॉफ है, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ आपका 1:1। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेट डिड मेंडल स्टडी इन पी प्लांट। तो मतलब बोल रहा है कि कौन सा ट्रेट था मेंडल स्टडी का पी प्लांट में, तो सीड के शेप पे। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, सीड के शेप पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये देखो दो, जैसे देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होगा ना, कि जैसे कि एक 4 o'clock प्लांट का अगर हम एग्जांपल देखें, तो जैसे ये हो गया आर, ये हो गया आपका आर, ये आर इनटू वाइट, वाइट हो गया ये आर आर। ठीक है, अगर हम कलर के शेप में देखें तो ये दोनों मिलके पता है वाइट, ये रेड, ये रेड और वाइट मिलके क्या बनेगा, पिंक बनेगा। तो ये ना तो पूरा वाइट निकला ना तो पूरा रेड निकला, ये कुछ और ही दे दिया, तो ये ब्लेंडिंग हो जाता है दोनों का, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब फ्लावर के केस में भी देखोगे, फ्लावर के केस में भी हम देखते हैं ना कि फ्लावर के केस में क्या होता है कि अगर रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को मिला दें तो पिंक फ्लावर बन जाता है, तो वो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, चलो, मेंडेलियन लॉ अप्लाइड्स टू, तो देखो ये अप्लाई होता है, याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अप्लाई होगा। ओके, द सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी इज डिटरमाइंड बाय, तो जो ह्यूमन बेबी है उसमें सेक्स जो डिटरमाइन होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे डिटरमाइन होगा। जैसे कि अगर वो एक्स एक्स होगा तो बेबी गर्ल होगा, बेबी गर्ल होगा, और एक्स वाई होगा तो बेबी बॉय होगा। ठीक है, बेबी बॉय होगा। ठीक है, तो यही है। आगे देखो, अ मेल ह्यूमन हैज विच कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो मैंने अभी बताया ही कि अगर एक्स वाई होगा तो बॉय होगा, मेल होगा, एक्स एक्स होगा तो वुमेन और गर्ल होगी। ठीक है, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर वर्ड्स फॉलो विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात करें तो यहीं पे तीनों कवर कर लो कि ह्यूमंस का होता है एक्स 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 वाई, एक्स एक्स आपका फीमेल हो गई, देखो फीमेल हो गई, ये फीमेल हो गई, और एक्स वाई जो होगा वो मेल गैमेट्स होगा। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट्स में एक्स एक्स एक्सो होते हैं, तो एक्स एक्स जो होते हैं वो फीमेल हो गई, और एक्स और ओ जो हो गया वो मेल हो गया। बर्ड्स जो होते हैं जेड डब्ल्यू और जेड जेड के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। देखो यहाँ पे एक याद रखना, सब में जो फीमेल है वो होमोजाइगस है, होमोजाइगस है एक्स एक्स, पर इसमें जो फीमेल होती है वो हेट्रोजाइगस होती है, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मेल जो होता है वो हेट्रोजाइगस हो जाता है। तो जेड डब्ल्यू फीमेल गैमेट्स को डिनोट कर रहा है और जेड जेड मेल गैमेट्स को। अब देखो बर्ड्स का पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड्स का क्या हो गया, जेड डब्ल्यू जेड जेड, जेड जेड क्या हो गया मेल और जेड डब्ल्यू फीमेल। द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय, तो बेसिकली हमें बहुत दिनों से ये चीज़ पता है कि जो सेक्स होता है वो डिटरमाइंड होता है फादर के स्पर्म पे। क्यों, अब इसका रीज़न ये है कि फादर के पास एक्स वाई है, ठीक है, और फीमेल के पास एक्स एक्स है, तो अब ये डिपेंड करता है मेल पे कि वो एक्स एक्स से कंबाइन करेगा या एक्स वाई से, अगर एक्स वाई से कंबाइन करेगा तो बेबी बॉय होगा, और एक्स एक्स से कंबाइन करेगा तो बेबी गर्ल होगी। फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है, तो ये डिटरमाइन करता है फादर ऑफ द फादर स्पर्म। ठीक है, इन हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन फॉलोज द, तो हनी बी जो होगा आपका, देखो हनी बी जो होगा ना इसमें क्या सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा, हैप्लो ये हैप्लो डिप्लॉइड सिस्टम होगा, मतलब जो मेल हनी बी है ना, मेल हनी बी इसमें हैप्लॉइड होगा, इसमें जो मेल हनी बी है वो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड मतलब एक, और फीमेल जो होगी, इसमें जो फीमेल होगी वो डिप्लॉइड होगा। ठीक है, फीमेल डिप्लॉइड होगा। ओके, और एक चीज और याद रखना कि फीमेल में आपका आ गया क्वीन और वर्कर, क्वीन और वर्कर, और अनफर्टिलाइज्ड एग जो मेल होता है उसमें ड्रोन आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए इसको बोला जाता है हैप्लो डिप्लॉइड सिस्टम।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर हम एक्स वाई का बात करें तो ये तो ह्यूमन का होता है, जेड डब्ल्यू ये तो बर्ड्स का होता है। ठीक है, तो यही होगा। अ पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम हैज विच क्रोमोसोम कंडीशन। देखो टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, ये देखो आप। तो टर्नर सिंड्रोम जो होगा ना, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है फीमेल में। ओके। और इसमें क्या होगा कि शॉर्ट, ये देखो हम फिगर से दिखाते हैं आपको। देखो ये फीमेल में होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, मिसिंग एन एक्स क्रोमोसोम, 23 पेयर में से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाएगा। ठीक है। और इसमें इससे इससे मतलब दिक्कत क्या होगा, जैसे 46 पेयर का क्रोमोसोम होता है ना, तो 23 ऐसे हो गया। तो उस 23 में से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाएगा। जब एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाएगा तो ये एक्स ओ हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये एक्स एक्स ओ हो जाएगा। ये मिसिंग हो गया एक एक्स क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होगा, अफेक्टेड सेक्स फीमेल का क्या होगा, कुछ इफेक्ट आएगा। और बार बॉडी इसमें एब्सेंट हो जाता है। हम बार बॉडी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, शॉर्ट फीमेल विथ वेब्ड नेक। इसमें जो नेक जो होता है ना, वेब्ड हो जाएगा। और भी बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली फीमेल में होगा, आप इतना समझो। और एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाएगा 23 पेयर में से। और इसमें क्या होगा, फोल्ड ऑफ स्किन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेशियल फीचर्स कुछ अलग हो जाएंगे। ये जो है ना, लो हेयर लाइंस, मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर्स उसमें मेल वाले भी आ जाएंगे। ठीक है। स्मॉल फिंगर्स, ये सब हो जाएंगे। ठीक है। तो यही है। हम बाकी के नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और फिर इसको वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। ओके। तो हमारा हो गया था, इसका हो गया हमारा एक्स हो, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है 23 क्रोमोसोम में इसमें से। और ये 17 क्वेश्चन हो गया। तो क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन ऑफ नॉर्मल फीमेल, तो मैंने बताया अभी फीमेल का एक्स एक्स होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड थैंक यू।